हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नर्सिंग ग्लोबल चैनल में। आज हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपकी नर्सिंग लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वही छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप में से बहुत लोग नहीं जानते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको दिखने में छोटे क्वेश्चन लग रहे पर है ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइडल वॉल्यूम से क्या अभिप्राय है। बताइए टाइडल वॉल्यूम से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं हमारे। ऑप्शन ए बोल रहा है अधिकतम गहरी सांस लेने की क्षमता। ऑप्शन बी बोल रहा है सामान्य श्वसन में अंदर बाहर होने वाली हवा की मात्रा। ऑप्शन सी है फेफड़ों में बची हुई हवा। ऑप्शन डी है कुल फेफड़ों की क्षमता। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा, टाइडल वॉल्यूम से क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है बताइए। टाइडल वॉल्यूम आपने सुने हैं, बताइए जल्दी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य श्वसन में अंदर बाहर होने वाली हवा की मात्रा को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, क्या टाइडल वॉल्यूम किसे कहा जाता है। तो टाइडल वॉल्यूम जो है सामान्य श्वसन में अंदर बाहर होने वाली हवा की जो मात्रा होती है उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम वह हवा है जो हम सामान्य सांस में अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ये याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है, इंस्पिरेशन के दौरान कौन सा परिवर्तन होता है। बताइए इंस्पिरेशन के दौरान इनमें से कौन सा परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए है डायफ्राम ऊपर उठता है। ऑप्शन बी छाती गुहा सिकुड़ती है। ऑप्शन सी डायफ्राम नीचे जाता है और आयतन बढ़ता है। ऑप्शन डी है CO2 अंदर जाती है। तो क्या हुआ, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए यही छोटे छोटे एमसीक्यू आपको फंसा देते हैं। यही छोटे छोटे एमसीक्यू जो है वो आपको फंसा देते हैं। ठीक है, एग्जाम में। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, इग्नोर मत कीजिए, पढ़िए इनको। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको, इनके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगी इनके बारे में। देखिए अगर आप नर्सिंग लाइन में है तो ये चीजें आपको 100% पता होनी चाहिए। ओके, तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। इंस्पिरेशन के दौरान कौन सा परिवर्तन होता है। तो इंस्पिरेशन के दौरान होता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायफ्राम नीचे जाता है और आयतन बढ़ता है। क्या होता है इंस्पिरेशन में, डायफ्राम नीचे जाता है और आयतन बढ़ता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इंस्पिरेशन में डायफ्राम जो है वो नीचे जाता है और रिब्स जो होती है, हमारी जो रिब्स होती है वो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ती है। ठीक है, और हवा अंदर जाती, चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या होगी, हवा अंदर जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डायफ्राम नीचे जाता है और आयतन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्वियोलाई की दीवार पतली क्यों होती है। बताइए एल्वियोलाई की दीवारें पतली क्यों होती है। तो ऑप्शन ए है मजबूती के लिए। ऑप्शन बी बोल रहा है गैसों के तेज आदान प्रदान के लिए। ऑप्शन सी बोल रहा है खून बनाने के लिए। ऑप्शन डी बोल रहा है हार्मोन स्त्राव के लिए। राइट आंसर क्या हुआ, एल्वियोलाई की दीवारें पतली क्यों होती है। तो एल्वियोलाई की दीवारें पतली क्यों होती है, गैसों के तेज आदान प्रदान के लिए। क्यों होती है, गैसों के तेज आदान प्रदान के लिए पतली होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्वियोली की दीवार बहुत पतली होती है। ठीक है, बहुत पतली होती है, 1 सेल थिक होती है ताकि O2 और CO2 का डिफ्यूजन हो सके। क्यों होती है, क्यों होती है, ताकि O2 और CO2 का डिफ्यूजन तेजी से हो सके। ठीक है, इसलिए गैसों के आदान प्रदान के लिए होती है। ठीक है, पतली होती है एल्वियोली, एल्वियोली की दीवार पतली होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CO2 का विसरण O2 की तुलना में
तेज क्यों होता है? बताइए CO2 का विसरण O2 की तुलना में तेज क्यों होता है? तो ऑप्शन ए है हल्की गैस, ऑप्शन बी अधिक घुलनशील, ऑप्शन सी है कम मात्रा में होती है, ऑप्शन डी है कम घनत्व है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? CO2 का विसरण O2 की तुलना में तेज क्यों होता है? क्यों होता है CO2 का विसरण तेज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक घुलनशील है इसलिए। ठीक है, क्यों होता है? अधिक घुलनशील है CO2 इसलिए विसरण होता है, इसलिए इसका तेज विसरण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 पानी में ज्यादा घुलनशील होती है इसलिए O2 की तुलना में तेजी से डिफ्यूज होती है। ठीक है, CO2। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होती है? CO2 जो है पानी में ज्यादा घुलनशील होती है इसलिए O2 की तुलना में तेजी से डिफ्यूज होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइव क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते? बताइए हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है मेथेमोग्लोबिन। तो राइट आंसर क्या हुआ? कौन सा ग्लोबिन हुआ बताइए जल्दी। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं बताइए हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर? तो देखिए हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं जो शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स क्वेश्चन है, एम्फेसिया में मुख्य परिवर्तन क्या है? बताइए एम्फेसिया में मुख्य परिवर्तन क्या है? इनमें से क्या परिवर्तन है? तो ऑप्शन ए है ब्रोंकियल सूजन, ऑप्शन बी एल्वियोलाई नष्ट होना, ऑप्शन सी हमारा RBC की कमी, ऑप्शन डी है BP बढ़ना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्वियोलाई को नष्ट होना। एल्वियोलाई का नष्ट होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एल्वियोलाई जो है, इसमें एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं और सरफेस एरिया कम हो जाता है। इससे क्या होता है? गैस एक्सचेंज कम हो जाती है और सांस फूलने लगती है। ठीक है, क्या होती है? गैस एक्सचेंज हो जाती है और सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, सांस फूलने लगती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन क्वेश्चन है हमारा, ब्रोंकाइटिस में प्रमुख लक्षण क्या होता है? बताइए ब्रोंकाइटिस में प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो ऑप्शन ए है बुखार, ऑप्शन बी खांसी के साथ म्यूकस, ऑप्शन सी उल्टी, ऑप्शन डी चक्कर। तो बताइए ब्रोंकाइटिस में प्रमुख लक्षण क्या होता है? इनमें से लक्षण बताइए क्या है? इनमें से क्या हो जाएंगे लक्षण? ब्रोंकाइटिस के लक्षण बताइए। तो देखिए ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? खांसी के साथ म्यूकस आता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस के प्रमुख लक्षण क्या है? खांसी के साथ म्यूकस आना। ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन होती है तो क्या होता है? म्यूकस बनता है, सूजन होने लगती है तो म्यूकस बनता है और ये क्या करता है? प्रोडक्टिव कफ होती है, म्यूकस के बाद प्रोडक्टिव कफ निकलता है, कफ होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, खांसी के साथ म्यूकस। ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब में क्या होता है? ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आ जाती है तो म्यूकस बनता है। ठीक है, सूजन के कारण क्या होता है? म्यूकस बनने लगता है और प्रोडक्टिव कफ होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सेंटर मस्तिष्क के किस भाग में होता है? बताइए रेस्पिरेटरी सेंटर मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन सी है सेरिबेलम, ऑप्शन डी है स्पाइनल कॉर्ड। तो राइट आंसर बताइए क्या हुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या होगा? मेडुला ऑब्लंगेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सेंटर मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा भाग में होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। मेडुला ऑब्लंगेटा श्वसन कंट्रोल करता है। क्या करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो श्वसन को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में मैं पहले भी बताई हूँ आपको। मेडुला ऑब्लंगेटा को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक मशीन। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक मशीन बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा को। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ये चीज आप रट लीजिए एकदम कि मेडुला ऑब्लंगेटा मतलब कि ऑटोमेटिक सांस लेने की मशीन है ये। ठीक है, इतना याद रखिए, ऑटोमेटिक सांस लेने की मशीन है। ठीक है, ये याद रहेगा तो आप एग्जाम में बिल्कुल सही क्वेश्चन करके आएंगे, सही आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल आप सही आंसर लगा के आएंगे, इतना आपको याद रहेगा। ऑटोमेटिक मशीन है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, इतना याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा। 9 क्वेश्चन है हमारा। डेड स्पेस का सही अर्थ क्या है? बताइए, डेड स्पेस का सही अर्थ क्या है? क्या होती है डेड स्पेस? डेड मतलब हुआ मृत, तो ऑप्शन ई है मृत फेफड़ा। ऑप्शन बी हुआ हमारा ऐसा भाग जहां हवा जाती है पर गैस विनिमय नहीं होता। ऑप्शन सी हमारा रक्तहीन भाग। ऑप्शन डी है सूजन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? डेड स्पेस का सही अर्थ क्या है? तो डेड स्पेस का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऐसा भाग जहां हवा जाती है पर गैस विनिमय नहीं होती। ठीक है, हवा जाती है पर गैस विनिमय नहीं होती है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वह भाग जहां हवा तो जाती है लेकिन गैस एक्सचेंज नहीं होती। क्या होती? गैस एक्सचेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे ट्रेकिया ब्रोंकी, जैसे ट्रेकिया और ब्रोंकी। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रेकिया और ब्रोंकी में गैस एक्सचेंज नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा। साइनोसिस में त्वचा का रंग कैसा होता है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, वेरी आईएमपी में टिक कर लीजिए इस क्वेश्चन को। साइनोसिस में त्वचा का रंग कैसा होता है? कैसा होता है साइनोसिस में त्वचा का रंग? बताइए, जिसको भी पता है बताइए, जल्दी 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 बताएं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो पहले चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी है सफेद। तो कैसा होता है बताइए साइनोसिस में त्वचा का रंग? जब साइनोसिस हो जाता है किसी पेशेंट को तो त्वचा का रंग कैसा होता है? देखिए सबसे पहले समझिए साइनोसिस क्यों होता है। देखिए साइनोसिस जो है, साइनोसिस ऑक्सीजन की कमी से होता है। ठीक है, साइनोसिस क्यों होता है? ऑक्सीजन की कमी से होता है। ऑक्सीजन की कमी से त्वचा नीली हो जाती। कैसी होती? त्वचा नीली हो जाती है। ठीक है, त्वचा नीली पड़ जाती है ऑक्सीजन की कमी से, तो इसे हम बोलते हैं साइनोसिस। ठीक है, किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? त्वचा जो है वो हमारी नीली हो जाती है और इसी को हम बोलते हैं साइनोसिस। त्वचा का नीला होना मतलब कि साइनोसिस। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, नीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा। प्लूरल फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लूरल फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है? प्लूरल फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है रक्त निर्माण, ऑप्शन बी घर्षण कम करना, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी है हार्मोन स्त्राव। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। घर्षण कम करना। क्या होगा? घर्षण कम करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घर्षण कम करना। प्लूरल फ्लूइड लंग्स और चेस्ट बॉल के बीच फ्रिक्शन कम करता है। क्या करता है? फ्रिक्शन कम करता है। ठीक है, मतलब कि घर्षण नहीं होने देता है और स्मूथ ब्रीदिंग होती है। इससे क्या होती है? स्मूथ ब्रीदिंग होती है। तो
घर्षण कम करना, आप राइट आंसर लगा लीजिए। घर्षण कम होगा तो स्मूथ ब्रीथिंग होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है? बताइए इनमें से कौन सा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है? ऑप्शन ए है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ऑप्शन बी है अस्थमा, ऑप्शन सी है निमोनिया, ऑप्शन डी है टीबी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज कौन सी हुई इनमें से? राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, आप बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अस्थमा। क्या होगा? अस्थमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अस्थमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थमा में एयरवे नैरो हो जाते हैं, ठीक है, फिर उससे एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अस्थमा। अस्थमा इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज का उदाहरण कौन सा है? बताइए रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन ए है अस्थमा, ऑप्शन बी सीओपीडी, ऑप्शन सी हमारा पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ऑप्शन डी है ब्रोंकाइटिस। राइट आंसर क्या हुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। क्या होगा? पल्मोनरी फाइब्रोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइब्रोसिस में लंग्स जो होते हैं स्टिफ हो जाते हैं, इससे क्या होता है? एक्सपैंड नहीं होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव डिसीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, CO2 का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? बताइए CO2 का परिवहन मुख्य रूप से इनमें से किस रूप में होता है? आरबीसी में या प्लाज्मा में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, या फिर प्लेटलेट में, या फिर WBC में? तो राइट आंसर बताइए, CO2 का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? बताइए। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। किसमें? प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है, ठीक है, CO2 का परिवहन। 70% CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है। कितना? 70% CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, कितने? 70%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है हमारा, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस कब होता है? बताइए रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस कब होता है? तो ऑप्शन ए है CO2 ज्यादा होने पर, ऑप्शन बी CO2 कम होने पर, ऑप्शन सी हमारा O2 ज्यादा होने पर, ऑप्शन डी है HB ज्यादा होने पर। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, CO2 ज्यादा होने पर। कब? CO2 ज्यादा होने पर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है, ठीक है, ज्यादा सांस लेने से CO2 कम हो जाती है, ठीक है, ज्यादा सांस लेने से CO2 जो है वो कम हो जाती है और इससे pH बढ़ता है और इसे हम बोलेंगे अल्कलोसिस, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किस स्थिति में होता है? बताइए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किस स्थिति में होता है? इनमें से कौन सी स्थिति में होता है? बताइए। तो ऑप्शन ए है CO2 की कमी होने पर, ऑप्शन बी है CO2 की अधिकता होने पर, ऑप्शन सी है O2 की अधिकता होने पर, ऑप्शन डी HB की कमी होने पर। तो बताइए इसमें भी राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, CO2 की अधिकता होने पर। कब? CO2 की अधिकता होने पर, ठीक है, CO2 की अधिकता होने पर होगा। तो CO2 बढ़ने से ब्लड एसिडिक हो जाता है। क्या होता है? CO2 बढ़ने पर ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाता है, इसे हम बोलते हैं एसिडोसिस, ठीक है। ब्लड अगर एसिडिक हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे एसिडोसिस, ठीक है, क्या बोलेंगे? एसिडोसिस। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ब्लड एसिडिक हो जाता है, इसलिए इसे एसिडोसिस कहेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन है, स्पाइरोमीटर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? बताइए, स्पाइरोमीटर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है रक्तचाप मापने के लिए, ऑप्शन बी फेफड़ों की क्षमता मापने के लिए, ऑप्शन सी शरीर का तापमान मापने के लिए, ऑप्शन डी है हृदय गति मापने के लिए। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? स्पाइरोमीटर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? क्यों करते हैं स्पाइरोमीटर का उपयोग? क्या उद्देश्य है स्पाइरोमीटर का? तो स्पाइरोमीटर का उपयोग होता है फेफड़ों की क्षमता मापने के लिए। क्यों करते हैं स्पाइरोमीटर? कैसा होता है स्पाइरोमीटर में? इधर बॉल्स होती हैं, 2-3 बॉल्स होती हैं, यहाँ से इसको फूंकना पड़ता है, मतलब कि यहाँ से आप एयर देंगे तो ये जो बॉल्स हैं ये ऊपर उठेंगी, ये जो बॉल्स हैं ऊपर उठेंगी। कितनी बॉल्स उठ रही हैं उससे पता चलता है, फेफड़ों की क्षमता मापते हैं। इससे क्या करते हैं, फेफड़ों की जो क्षमता होती है वो मापते हैं। ठीक है, स्पाइरोमीटर से ये लंग्स वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज जैसे कि टीबीबीसी मेजर करता है। ठीक है, टीबीबी ये मेजर करता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, फेफड़ों की क्षमता मापने के लिए हम स्पाइरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्फिक्टेंट का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, सर्फिक्टेंट का मुख्य कार्य क्या है? क्या है मुख्य कार्य? तो ऑप्शन ए है रक्त निर्माण करना, ऑप्शन बी है एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाना, ऑप्शन नंबर सी हमारा गैसों का निर्माण करना, ऑप्शन डी हार्मोन स्त्राव करना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? सर्फिक्टेंट का मुख्य कार्य क्या है? क्या कार्य करता है सर्फिक्टेंट? क्या है सर्फिक्टेंट? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। सर्फिक्टेंट सरफेस टेंशन कम करता है। क्या करता है ये? टेंशन को कम करता है। ठीक है, सर्फिक्टेंट सरफेस जो है वो टेंशन को कम करता है और एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होते। इससे टेंशन कम होगी तो एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु में सर्फिक्टेंट की कमी होने पर कौन सी समस्या होती है? बताइए, ये अभी बताई हूँ इसका आंसर, तो बताइए जल्दी क्या होता है? ये तो पता चल गया होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए जिसको पता है। नवजात शिशु में सर्फिक्टेंट की कमी होने पर कौन सी समस्या होती है? कौन सी समस्या होती है नवजात शिशु में? बताइए, राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? अस्थमा या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर टीबी या फिर लंग कैंसर? क्या होगा? नवजात शिशु में सर्फिक्टेंट की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? बताइए कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। सर्फिक्टेंट की कमी एल्वियोलाई कोलैप्स करती है। ठीक है, सर्फिक्टेंट की कमी क्या करती है? एल्वियोलाई कोलैप्स करती है। न्यूबॉर्न में क्या करती है? आरडीएस। ठीक है, न्यूबॉर्न में आरडीएस करती है, मतलब कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करती है। शॉर्ट फॉर्म में आरडीएस लिख लीजिए, ठीक, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, ट्रेकीपेनिया का अर्थ क्या है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ट्रेकीपेनिया का अर्थ क्या है? बताइए ट्रेकीपेनिया का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा धीमी श्वसन, ऑप्शन बी है तेज और उथली श्वसन, ऑप्शन बी है श्वसन रुकना, ऑप्शन डी है दर्द के साथ श्वसन। राइट आंसर क्या हुआ इसका? ट्रेकीपेनिया का अर्थ क्या है? तो ट्रेकीपेनिया का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेज और उथली श्वसन को हम ट्रेकीपेनिया कहेंगे। ठीक है, तेज और उथली श्वसन को हम बोलेंगे ट्रेकेपनिया। ठीक है, ट्रेकेपनिया को हम बोलेंगे तेज और उथली श्वसन। ठीक है, ट्रेकेपनिया जो है वो फास्ट ब्रीदिंग करती है, फास्ट ब्रीदिंग को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा, सिलिकोसिस किस कारण होता है? बताइए सिलिकोसिस किस कारण से होता है? इनमें से किस कारण से होता है सिलिकोसिस? तो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया संक्रमण, ऑप्शन बी है धूल मतलब सिलिका के लंबे एक्सपोजर से, ऑप्शन सी है वायरस संक्रमण, ऑप्शन डी है एलर्जी। तो पता चल गया होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी। सिलिकोसिस किस कारण से होता है? तो सिलिकोसिस जो है वो धूल मतलब कि सिलिका के लंबे एक्सपोजर से होता है। ठीक है, किससे होता है? धूल यानी कि सिलिका के लंबे एक्सपोजर से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है। सिलिका डस्ट इनहेल करने से लंग फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। सिलिका डस्ट इनहेल करने से लंग फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिसीज है, क्या है? ऑक्यूपेशनल डिसीज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र में सीलिया का क्या अर्थ है? बताइए, श्वसन तंत्र में सीलिया का क्या अर्थ है इनमें से? तो ऑप्शन ए है रक्त बनाना, ऑप्शन बी धूल और कणों को बाहर निकालना, ऑप्शन सी है गैस विनिमय करना, ऑप्शन डी हमारा हार्मोन बनाना। तो राइट आंसर क्या हुआ? श्वसन तंत्र में सीलिया का क्या कार्य है? क्या कार्य है श्वसन तंत्र में सीलिया का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूल और कणों को बाहर निकालना। सीलिया का क्या अर्थ है? धूल और कणों को बाहर निकालना, ठीक है। सीलिया म्यूकस के साथ डस्ट और पार्टिकल्स को बाहर निकालती है, ठीक है। जैसे कि इसे डिफेंस मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। सीलिया जो है वो म्यूकस के साथ डस्ट और पार्टिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे, उनको निकालती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है हमारा, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कब दी जाती? बताइए, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कब दी जाती है? तो ऑप्शन ए है बुखार में, ऑप्शन बी श्वसन विफलता में, मतलब कि रेस्पिरेटरी फेलियर में, ऑप्शन सी है दर्द में, ऑप्शन डी हमारा उल्टी में। तो कब दी जाती है बताइए, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कब देते हैं? आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कब दी जाती है? तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन हम देते हैं श्वसन विफलता पे। कब देते हैं? श्वसन विफलता में, मतलब कि रेस्पिरेटरी फेल्यूर में आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दी जाती है, ठीक है। जब पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाता है तो वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। वेंटिलेटर मशीन होती है हॉस्पिटल में, तो उससे सपोर्ट करते हैं। उससे क्या होता है? उससे ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, उससे ऑक्सीजन दी जाती है, ठीक है। वेंटिलेशन से सपोर्ट करते हैं जब श्वसन विफलता होती है तब, ठीक है, तब दी जाती है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मशीन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा, अस्थमा को किस प्रकार का रोग माना जाता है? बताइए, अस्थमा को किस प्रकार का रोग माना जाता है? तो ऑप्शन ए है स्थायी, ऑप्शन बी है प्रतिवर्ती, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी है संक्रमण। तो बताइए, अस्थमा को किस प्रकार का रोग माना जाएगा? इनमें से कौन सा रोग हुआ अस्थमा? तो देखिए, अस्थमा जो है वो हो जाएगा प्रतिवर्ती, रिवर्सिबल। क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल, मतलब कि प्रतिवर्ती रोग है अस्थमा, ठीक है। अस्थमा रिवर्सिबल डिसीज है, ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है ये, ठीक है। अस्थमा जो है वो ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है, रिवर्सिबल डिसीज है, ठीक है, रिवर्सिबल डिसीज है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? क्या करता है हीमोग्लोबिन? आरबीसी बनाता है, या फिर ऑक्सीजन को परिवहन करता है, या CO2 बनाता है, या प्लेटलेट बनाता है? क्या करता है हीमोग्लोबिन? क्या करता है हीमोग्लोबिन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को परिवहन करता है, हमने पहले भी पढ़ी है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर लगा लीजिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, और एक किसके माध्यम से करता है? आरबीसी के माध्यम से करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 क्वेश्चन है हमारा, हाइपोक्सिया किसे कहते हैं? बताइए, हाइपोक्सिया किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइपोक्सिया किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है HB की अधिकता, ऑप्शन बी शरीर में ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन सी CO2 की कमी, ऑप्शन डी है BP की कमी। तो बताइए क्या है हाइपोक्सिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, हाइपोक्सिया का मतलब है शरीर के टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। क्या होगा? हाइपोक्सिया का मतलब है शरीर के टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, इसे हम हाइपोक्सिया कहेंगे। शरीर में टिश्यू जो है उनकी कमी हो जाएगी तो उसे हाइपोक्सिया कहेंगे। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स इसके रेस्टलेसनेस, साइनोसिस और कंफ्यूजन, ठीक है। सिम्टम क्या होंगे? रेस्टलेसनेस, साइनोसिस और कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 क्वेश्चन है हमारा, हाइपर कैपनिया किसे कहते हैं? बताइए, हाइपर कैपनिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई हाइपर कैपनिया? हाइपर कैपनिया किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी।
तो ऑप्शन ए है O2 की अधिकता, ऑप्शन बी CO2 की अधिकता, ऑप्शन सी HB कमी, ऑप्शन डी हमारा BP की अधिकता। तो हाइपर कैप्निया किसे कहेंगे? तो देखिए हाइपर कैप्निया जो है, जब शरीर में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसे हाइपर कैप्निया कहते हैं। ठीक है, कब कहते हैं? शरीर में जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है तो उसे हम बोलेंगे हाइपर कैप्निया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। CO2 की अधिकता होगी तो हाइपर कैप्निया हो जाएगा। ठीक है, हाइपर कैप्निया उसे बोलते हैं जब शरीर में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम हाइपर कैप्निया कहते हैं। जैसे कि हाइपोवेंटिलेशन किसके कारण होती है? हाइपोवेंटिलेशन के कारण होती है। ठीक है, कम वेंटिलेशन के कारण होती है हाइपर कैप्निया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा। डिसअपनिया क्या क्या अर्थ है? डिसअपनिया का क्या अर्थ है? बताइए डिसअपनिया का क्या अर्थ है? डिसअपनिया का क्या अर्थ है बताइए? तो ऑप्शन ए हमारा तेज श्वसन, ऑप्शन बी है श्वसन में कठिनाई, ऑप्शन सी हमारा श्वसन रुकना, ऑप्शन डी है खांसी। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, श्वसन में कठिनाई। क्या होगा? श्वसन में कठिनाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्वसन में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई। ठीक है, डिसअपनिया मतलब हुई सांस लेने में कठिनाई। ठीक है, ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत हो रही, मतलब कि जैसे कि किस किस में होती सांस लेने में दिक्कत, कौन कौन से रोग में होती है? कॉमन अगर देखें आप तो अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत होती है, और COPD जो पेशेंट होते हैं तो उनको भी सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, अस्थमा और COPD वाले पेशेंट को सांस में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा। एपनिया किसे कहते हैं? बताइए एपनिया किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप ये मत सोचिएगा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ा रही है? देखिए छोटे क्वेश्चन है पर ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आप नर्सिंग लाइन में है तो ये चीजें आपको, ये बेसिक चीजें हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बताइए एपनिया किसे कहते हैं? एपनिया किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है तेज श्वसन, ऑप्शन बी है धीमी श्वसन, ऑप्शन सी हमारा श्वसन का रुक जाना, ऑप्शन डी है दर्द के साथ श्वसन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन का रुक जाना, क्या होगा? श्वसन का रुक जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपनिया का मतलब हुआ श्वसन का रुक जाना, श्वसन का पूरी तरह रुक जाना एपनिया कहलाएगा। ठीक है, श्वसन मतलब सांस पूरी बंद हो गई है तो क्या हुआ? तो क्या होगा? उसे हम बोलेंगे एपनिया। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, सांस पूरी रुक गई है मतलब कि एपनिया है, इमरजेंसी कंडीशन है ये। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा। ब्रेडिपनिया का क्या अर्थ है? बताइए ब्रेडिपनिया का क्या अर्थ है? ब्रेडिपनिया का क्या अर्थ है? तेज श्वसन या फिर धीमी श्वसन या फिर श्वसन रुकना या फिर अनियमित श्वसन। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेडिपनिया का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, धीमी श्वसन। ब्रेडिपनिया को बोलते हैं धीमी श्वसन। तो ब्रेडिपनिया का अर्थ हुआ धीमी श्वसन, सांस धीमी होना। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाना। ठीक है, क्या होना? ब्रेडिपनिया का अर्थ होता है रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाना। ठीक है, क्या होना? रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कम हो जाना। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धीमे श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 क्वेश्चन है हमारा। वीजिंग किसका संकेत है? बताइए वीजिंग किसका संकेत है? वीजिंग किसका संकेत है बताइए? तो ऑप्शन ए हमारा फेफड़ों में द्रव, ऑप्शन बी बायोमार्ग का संकुचन, ऑप्शन सी है रक्त की कमी, ऑप्शन डी हार्मोन असंतुलन। तो बताइए वीजिंग का क्या अर्थ है? वीजिंग किसका संकेत है? किसका संकेत है वीजिंग? तो बीजिंग एक हाई पिच्ड साउंड है। क्या है? हाई पिच साउंड है, मतलब कि
व्हीजिंग जो है हाई पिच्ड साउंड है जो एयरवे नैरोइंग में सुनाई देता है। किसमें? एयरवे नैरोइंग में सुनाई देता है। तो बायोमार्क का संकुचन इसका राइट आंसर लगा लीजिए। ठीक है, व्हीजिंग में आवाज आती है जोर जोर से। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, बायोमार्क का संकुचन। ठीक है, व्हीजिंग एक हाई पिच्ड साउंड है जो एयरवे नैरोइंग में सुनाई देता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हीजिंग होती है मतलब तेज जब सांस लेते हैं तो आवाज आती है सांस लेने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 क्वेश्चन है हमारा। रेल्स रेल्स क्रैकल्स किस स्थिति में सुनाई देते हैं? रेल्स या फिर क्रैकल्स किस स्थिति में सुनाई देते हैं? किस स्थिति में सुनाई देते हैं क्रैकल्स, बताइए। तो ऑप्शन ए सूखे फेफड़े, ऑप्शन बी हमारा फेफड़ों में द्रव या स्त्राव होने पर, ऑप्शन सी है सामान्य श्वसन, ऑप्शन डी है बीपी बढ़ने पर। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? रेल्स या फिर क्रैकल्स किस स्थिति में सुनाई देते हैं? तो किस स्थिति में सुनाई देंगे बताइए? रेल्स या क्रैकर्स दो में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए? तो क्रैकल्स तब सुनाई देते हैं जब लंग्स में फ्लूइड या फिर सिक्रेशन होता है। ठीक है, क्रैकल्स तब सुनाई देते हैं जब लंग्स में फ्लूइड या फिर सिक्रेशन होता है। जैसे कि किस में होता है फ्लूइड? किस में होता है? निमोनिया में होता है, पल्मोनरी एडिमा में भी होता है। ठीक है, किस किस में देखा जाता है इसे? इसे निमोनिया और पल्मोनरी एडिमा में देखा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेफड़ों में द्रव या स्त्राव होने पर। ठीक है, फेफड़ों में द्रव या स्त्राव होने पर तो क्रैकल्स सुनाई देती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है हमारा। नीमोथोरेक्स में क्या होता है? बताइए नीमोथोरेक्स में क्या होता है? क्या होता है नीमोथोरेक्स में? तो ऑप्शन ए है फेफड़ों में पानी भरना, ऑप्शन बी है फेफड़ों का कोलैप्स होना, ऑप्शन सी है खून की कमी, ऑप्शन डी एलर्जी। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये। नीमोथोरेक्स में क्या होता है भाई? क्या होता है नीमोथोरेक्स? आपने सुने भी होंगे, बहुत जगह आपने सुने होंगे, जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं वो तो सुनते ही होंगे। तो बताइए नीमोथोरेक्स में क्या होता है? क्या होता है? तो नीमोथोरेक्स में क्या होता है? फेफड़े का कोलैप्स होना। ठीक है, क्या होता है? फेफड़ों का कोलैप्स होना नीमोथोरेक्स में होता है। ठीक है, प्लूरल कैविटी में हवा भर जाती है जिससे लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, नीमोथोरेक्स में क्या होता है? प्लूरल कैविटी में हवा भर जाती है, हवा भरने के कारण लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 क्वेश्चन है हमारा। हीमोथोरिक्स किसे कहते हैं? आप बताइए, अभी नीमोथोरिक्स अब हीमोथोरिक्स है, तो हीमोथोरिक्स क्या होता है बताइए भाई? हीमोथोरिक्स क्या होता है? फेफड़ों में हवा भरना या फिर प्लूरल कैविटी में खून भरना या फिर गैस का जमा होना या फिर सूजन। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? हीमोथोरिक्स क्या हुआ? तो देखिए हीमोथोरिक्स जो है वो प्लूरल कैविटी में खून भरता है। क्या होता है? देखिए हीमोथोरिक्स जो है उसमें प्लूरल कैविटी में खून भर जाता है। ठीक है, क्या होता है? प्लूरल कैविटी में खून भर जाता है जिससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, हीमोथोरिक्स में क्या होता है? प्लूरल कैविटी में खून भर जाता है। ठीक है, तो इसलिए सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस सही से नहीं ले पाते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 क्वेश्चन है हमारा। पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है? बताइए पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है फेफड़ों में पानी या फिर द्रव भरना, ऑप्शन बी है खून की कमी, ऑप्शन सी एलर्जी, ऑप्शन डी है हड्डी टूटना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है? क्या होता है पल्मोनरी एडिमा में? तो पल्मोनरी एडिमा में फेफड़ों में पानी भर जाता है। ठीक है, द्रव भर जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ों में पानी या फिर द्रव भरना। ठीक है, लंग्स में फ्लूइड जमा हो जाता है जिससे क्या होती है? गैस एक्सचेंज कम हो जाती है, गैस एक्सचेंज कम हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम पल्मोनरी एडिमा बोलेंगे। पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है? फेफड़ों में फ्लूइड जमा हो जाता है और गैस एक्सचेंज कम हो जाती है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 36 क्वेश्चन है हमारा।
लंग कॉम्प्लियंस का क्या अर्थ है? बताइए, लंग कॉम्प्लियंस का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है फेफड़ों की कठोरता, ऑप्शन बी है फेफड़ों की फैलने की क्षमता, ऑप्शन सी है रक्त प्रवाह, ऑप्शन डी है गैस निर्माण। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? लंग कॉम्प्लियंस का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों की फैलने की क्षमता। क्या होगी? फेफड़ों की फैलने की क्षमता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लंग कॉम्प्लियंस लंग्स फैलने की क्षमता होती है। ठीक है, क्या है? लंग कॉम्प्लियंस में लंग्स फैलने की क्षमता। ठीक है, कम कॉम्प्लियंस होगी तो लंग स्टिफ हो जाएंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 क्वेश्चन है हमारा। कौन सा रोग इरिवर्सिबल है? अभी हमने रिवर्सिबल पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इरिवर्सिबल पूछ रहे। इरिवर्सिबल कौन सा हुआ भाई बताइए? इरिवर्सिबल रोग कौन सा हुआ? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल रोग क्या हुआ? अस्थमा या फिर सीओपीडी या फिर ब्रोंकाइटिस या फिर एलर्जी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा रोग इरिवर्सिबल होता है बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीओपीडी। सीओपीडी क्या है? इरिवर्सिबल रोग है। ठीक है, क्या है? इरिवर्सिबल रोग है। रिवर्सिबल क्या होता है? सबसे पहले रिवर्सिबल को बता देते हैं। रिवर्सिबल मतलब कि ठीक किया जा सकता है। रिवर्सिबल रोग मतलब ठीक किया जाता है, इलाज हो सकता है उसका। अब इरिवर्सिबल रोग जो होता है वो पूरी तरह ठीक नहीं होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल रोग का मतलब हुआ पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। सीओपीडी जो पेशेंट होते हैं आपने देखे होंगे, उनको सांस लेने में हमेशा दिक्कत होती है, चाहे वो ठीक हो जाए या ना हो, उन्हें हमेशा ही सांस लेने में दिक्कत रहेगी जिंदगी भर। अगर एक बार सीओपीडी पेशेंट बन गए तो वो जिंदगी भर वो रोग चलता है, और ये रोग जो है बहुत खतरनाक रोग है। ठीक है, इसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इन पेशेंट को, सीओपीडी पेशेंट को। और सीओपीडी पेशेंट को पानी नहीं दिया जाता है। ठीक है, पानी उनको कम से कम दिया जाता है। सीओपीडी इरिवर्सिबल है, पूरी तरह ठीक नहीं होता है, सिर्फ कंट्रोल होता है। कंट्रोल कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए कंट्रोल हो जाएगा, बट ये पूरी तरह सही नहीं होता है ये रोग। ठीक है, पूरी तरह सही नहीं होता है ये रोग, इरिवर्सिबल रोग में आता है ये सीओपीडी। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, सीओपीडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 38 क्वेश्चन है हमारा। सीओपीडी का मुख्य कारण क्या है? बताइए, सीओपीडी का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है इन्फेक्शन, ऑप्शन बी स्मोकिंग, ऑप्शन सी हमारा वायरस, ऑप्शन डी एलर्जी। तो राइट आंसर क्या हुआ? सीओपीडी का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, सीओपीडी का मुख्य कारण होगा स्मोकिंग। क्या होगा? स्मोकिंग। सीओपीडी क्यों होता है? स्मोकिंग के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? स्मोकिंग के कारण होता है। ठीक है, धूम्रपान करने से होता है सीओपीडी। अगर आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो उसे मना करें। ठीक है, धूम्रपान नहीं करने दें, क्योंकि ये जो रोग होता है सीओपीडी, ये बहुत खतरनाक रोग होता है, इसका इलाज नहीं होता है। अभी बताए ना आपको, कंट्रोल हो जाता है बट ये सही से समाप्त नहीं होता ये रोग। ठीक है, तो कंट्रोल हो जाता है कुछ समय के लिए, हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में ही कंट्रोल होता है ये रोग। ठीक है, घर पर अगर आप सोचें तो घर पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा इस रोग के लिए। इस रोग में ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लगा के रखना पड़ता है। बिना ऑक्सीजन के पेशेंट नहीं रहेगा, सीओपीडी पेशेंट बिना ऑक्सीजन के रह नहीं पाता है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है सीओपीडी का। ठीक है, इसमें इंक्लूड हो सकते हैं इम्फेसिमा प्लस क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो राइट आंसर आप स्मोकिंग लगा लीजिए, स्मोकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपके आसपास कोई स्मोक करता है तो उसे रोकें, अगर आपके घर में कोई स्मोक करता है तो उनको रोकें, स्मोकिंग ना करने दें। ठीक है, ये बहुत खतरनाक चीज है स्मोकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 39 क्वेश्चन है हमारा। ट्यूबरक्लोसिस का कारण क्या है? बताइए, ट्यूबरक्लोसिस का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी हमारा पैरासाइट। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर? ट्यूबरक्लोसिस का कारण क्या हो जाएगा? तो ट्यूबरक्लोसिस का कारण है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया।
ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है ना, टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। टीबी जो है वो बैक्टीरिया से होता है, तो बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है बताइए जल्दी कमेंट करके बताइए। ट्यूबरक्लोसिस टीबी किससे होता है? कौन से बैक्टीरिया से होता है बताइए जल्दी, जिसको पता है बताइए जल्दी। टीबी कौन से बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है टीबी बताइए। टीबी रोग किससे होता है? चलिए कोई बात नहीं, टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ठीक है। किससे होता है? टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। स्प्रेड किससे होता है? फैलता किससे? फैलता ड्रॉपलेट एयर से फैलता है, ठीक है। वायु में, हवा में इसके छोटे छोटे कण होते हैं, ड्रॉपलेट होते हैं, हवा में इसके ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो उड़कर किसी दूसरे पेशेंट में भी जा सकते हैं। इसलिए टीबी पेशेंट को हमेशा मास्क लगा कर रहें। अगर आप टीबी पेशेंट के पास हैं तो हमेशा आप मास्क लगा कर रहें। टीबी पेशेंट के पास जब भी जाते हैं स्टेरिलाइज करें अपने हैंड को और मास्क लगाकर हमेशा रहें टीबी पेशेंट के सामने, ठीक है। टीबी पेशेंट के सामने या आसपास हैं अगर आप टीबी पेशेंट के, तो आप बिना मास्क के बिल्कुल मत रहिएगा, ठीक है। बिना मास्क के आपको नहीं रहना है, मास्क लगा कर रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 क्वेश्चन है हमारा। ब्रोंकोडायलेटर दवा क्या करती है? बताइए ब्रोंकोडायलेटर दवा क्या करती है? क्या करती है ब्रोंकोडायलेटर दवा? तो ऑप्शन ए है बायोमार को संकीर्ण करती है, मतलब बायोमार को पतला करती है। ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा बायोमार को फैलाती है। ऑप्शन सी बोल रहा है रक्त बनाती है। ऑप्शन डी बोल रहा है CO2 बढ़ाती है। तो बताइए क्या करती है ब्रोंकोडायलेटर दवा? ब्रोंकोडायलेटर दवा क्या कार्य करती, क्या करती है? तो देखिए ब्रोंकोडायलेटर जो है वो क्या करती है? बायोमार को फैलाती है, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर दवा क्या करती है? उसका नाम भी देखो ब्रोंकोडायलेटर है, तो ब्रोंकोडायलेटर दवा जो होती है हमारे बायोमार को फैलाती है, ठीक है। ये दवा जो है एयरवे को फैलाती है, बायोमार को फैलाती है और सांस लेने में आसानी होती है इससे। इससे क्या होती है? सांस लेने में आसानी होती। ये दवा किसको देते हैं? अस्थमा पेशेंट को देते हैं, ठीक है। ये दवा अस्थमा पेशेंट को दी जाती है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, बायोमार को फैलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 क्वेश्चन है हमारा। पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट क्या दर्शाती है? बताइए पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन ए है हृदय गति, ऑप्शन बी अधिकतम श्वसन गति, ऑप्शन सी है फेफड़ों से हवा निकालने की गति, ऑप्शन डी है BP। तो बताइए क्या दर्शाती है? पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट क्या दर्शाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फेफड़ों से हवा निकालने की गति दर्शाती है, ठीक है। क्या दर्शाती है? फेफड़ों से हवा निकालने की गति को दर्शाती है। पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट मतलब कि इसे PEFR बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे PEFR बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म आ सकता है, ठीक है, PEFR। PEFR याद रखिएगा, PEFR मतलब कि पीक एक्सपिरेटरी फ्लो और रेट, ठीक है। ये क्या करती है? लंग्स से हवा निकालने की मैक्सिमम स्पीड दिखाती है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। ये अस्थमा मॉनिटरिंग में यूज होती है, ठीक है। अस्थमा को मॉनिटर करते हैं उसमें यूज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 42 क्वेश्चन है हमारा। रेस्पिरेटरी फेल्यूर किसे कहते हैं? बताइए रेस्पिरेटरी फेल्यूर किसे कहते हैं इनमें से? तो ऑप्शन ए है BP कम होना, ऑप्शन बी है गैस विनिमय का असफल होना, ऑप्शन सी है खून की कमी, ऑप्शन डी बुखार। तो बताइए रेस्पिरेटरी फेल्यूर किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी फेल्यूर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गैस विनिमय का असफल होना। क्या होगा? गैस विनिमय का असफल होना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब लंग्स सही से O2 और CO2 एक्सचेंज नहीं कर पाते तो क्या होता है? रेस्पिरेटरी फेल्यूर होता है, ठीक है। क्या होता है? जब लंग्स O2 और CO2 एक्सचेंज नहीं कर पाते तो उससे रेस्पिरेटरी फेल्यूर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, गैस विनिमय का असफल। गैस एक्सचेंज नहीं होगी तो क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, उसे हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी फेल्यूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43
43 क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए ऑक्सीजन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है CO2 बढ़ाना, ऑप्शन बी है O2 बढ़ाना, ऑप्शन सी है BP बढ़ाना, ऑप्शन डी है HR कम करना, मतलब हार्ट रेट कम करना। तो बताइए ऑक्सीजन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है ऑक्सीजन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य? तो ऑक्सीजन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, O2 बढ़ाना। क्या होगा? O2 बढ़ाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, O2 बढ़ाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन थेरेपी का उद्देश्य ब्लड में O2 लेवल बढ़ाना। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी का क्या उद्देश्य है? ब्लड में O2 लेवल को, मतलब कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 क्वेश्चन है हमारा, नेजल कैनुला का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइए, वेरी IMP क्वेश्चन है ये। नेजल कैनुला का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है बताइए जल्दी। अब इसका राइट आंसर तो आप ही बताइए, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेजल कैनुला का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है दवा देने के लिए, ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा ऑक्सीजन लेने के लिए, ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा खून लेने के लिए, ऑप्शन डी बोल रहा है BP मापने के लिए। तो किस लिए करते हैं नेजल कैनुला का उपयोग? नेजल कैनुला का उपयोग किस लिए करते हैं? नेजल कैनुला किस लिए करते हैं उपयोग बताइए। सबसे पहले समझ लीजिए नेजल कैनुला होती क्या है। सही देखिए, मैं सही से डायग्राम नहीं बना पा रही हूँ। ये क्या है? नेजल कैनुला है। ठीक है, ये नेजल कैनुला मतलब कि आपने मास्क मास्क देखिए, ऑक्सीजन मास्क, वैसे ही होती है नेजल कैनुला। नेजल कैनुला में क्या होती है? ये सब में पाइप होता है। ठीक है, ये क्या है? सब पाइप है, और ये भी छोटे पाइप है, ये नाक में लगेंगे। ये जो दो पाइप हैं छोटे छोटे, ये कहाँ? ये हमारी नोज में लगेंगे। ठीक है, ये हमारी नोज में लगेंगे, ये नाक में लगाए जाते हैं। और ये जो पार्ट है, ये जो है ऑक्सीजन में लगाया जाए, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर है वहां पर लगाएंगे, जहां ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है ये पार्ट वहां लगेगा। और ये जो पार्ट है ये नाक में लगाया जाता है। ठीक है, कहाँ? नाक में लगाते हैं, घुमा के नाक में लगाते हैं। ठीक है, ये डिवाइस जो है नोज के थ्रू ऑक्सीजन देने के लिए उपयोग होती है। ठीक है, ये नाक के द्वारा ऑक्सीजन देने के काम आती है। ठीक है, नाक के द्वारा ऑक्सीजन देने के लिए उपयोग होती है नेजल कैनुला। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन देने के लिए नेजल कैनुला का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है हमारा, वेंटिलेटर का उपयोग कब किया जाता है? बताइए वेंटिलेटर का उपयोग कब किया जाता है? तो ऑप्शन ए है फीवर में, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी फेल्योर में, ऑप्शन सी पैन में, ऑप्शन डी वॉमिटिंग में, मतलब उल्टी में। तो बताइए वेंटिलेटर का उपयोग कब किया जाता है? पहले भी बता चुके हैं, बताइए जल्दी। वेंटिलेटर का उपयोग क्यों करते हैं? तो देखिए वेंटिलेटर का उपयोग रेस्पिरेटरी फेल्योर में करते हैं। कब करते हैं? रेस्पिरेटरी फेल्योर में करते हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है, ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही सांस लेने में, तो वेंटिलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, वेंटिलेटर पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीथिंग सपोर्ट देता है। क्या करता है? वेंटिलेटर जो है पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीथिंग सपोर्ट देता है। ठीक है, ये क्या है? आर्टिफिशियल है। ठीक है, आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा ब्रीदिंग सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेल्योर। ठीक है, रेस्पिरेटरी फेल्योर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल सपोर्ट किससे दी जाती है? वेंटिलेटर से। ठीक है, किससे? वेंटिलेटर से। याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 46 क्वेश्चन है हमारा, स्मोकिंग से कौन सा प्रभाव होता है? बताइए स्मोकिंग से कौन सा प्रभाव होता है? तो ऑप्शन ए है फेफड़े स्वस्थ होते हैं, ऑप्शन बी फेफड़े खराब होते हैं, ऑप्शन सी है HB बढ़ता है, ऑप्शन डी है BP कम होता है। तो बताइए स्मोकिंग से कौन सा प्रभाव होता है? कौन सा प्रभाव होता है स्मोकिंग से? बताइए जल्दी। तो स्मोकिंग से क्या होता है? तो स्मोकिंग से होता है फेफड़े खराब। क्या होते हैं? स्मोकिंग से फेफड़े खराब हो जाते हैं। ठीक है, अभी इससे पहले बता ही चुके हैं आपको कि स्मोकिंग से क्या होता है, लंग्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, फेफड़े डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, स्मोकिंग लंग्स को डैमेज करता है और कैंसर COPD जैसी बीमारी लाता है। ठीक है, स्मोकिंग जो है
स्मोकिंग लंग्स को डैमेज करता है और कैंसर सीओपीडी का रिस्क बढ़ाता है। ठीक है, कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ाता है एक स्मोकिंग। ठीक है, तो स्मोकिंग करना गलत है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, फेफड़े खराब होते हैं स्मोकिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या है? बताइए सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या है? तो ऑप्शन ए है खुद धूम्रपान करना, ऑप्शन बी है दूसरे के धुएं को सांस में लेना, ऑप्शन सी है दवा लेना, ऑप्शन डी है पानी पीना। तो राइट आंसर क्या हुआ? सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या हुई? क्या हुई बताइए? सेकेंड हैंड स्मोकिंग। तो ये तो पता चल गया होगा आपको। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकेंड हैंड स्मोकिंग का मतलब हुआ दूसरों के धुएं को सांस में लेना। ठीक है, जैसे आपके पास में कोई सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो वो जो धुआं है वो आपकी नाक में चला गया, आपके फेफड़ों में चला गया वो धुआं। ठीक है, आपकी सांस के द्वारा आपके फेफड़ों में चला गया वो धुआं, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंड हैंड स्मोकिंग। ठीक है, आप नहीं कर रहे स्मोकिंग, पर आपका बगल वाला जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, तो इसलिए कभी आप कहीं जाते हैं अगर कोई स्मोकिंग करता है तो आपको अपना नाक मुंह बंद कर लेना है थोड़ी देर के लिए, पूरा ही नहीं कर लेना है। ठीक है, पूरा ही नहीं करना है भाई, नाक मुंह थोड़ी देर बंद कर लेना है ताकि आपके फेफड़ों में वो धुआं ना जा सके। ठीक है, या फिर आप उस जगह से हट जाएं या फिर उसको हटा दें। ठीक है, तो धुएं से बच के रहना है, ऐसे धुएं से भी बच के रहना है। जो नहीं करता है धूम्रपान, आपने सुने होंगे वो कोई धूम्रपान नहीं करता है फिर भी उसको कैंसर है, ऐसा सुने हैं आप? अगर ऐसा सुने हैं तो वो इसी कारण होता है, दूसरों के द्वारा फेफड़ों में धुआं जम जाना। ठीक है, दूसरों के द्वारा फेफड़ों में धुआं जम गया इसलिए उनको कैंसर रोग हो गया या सीओपीडी रोग हो गया। तो दूसरों से भी आपको बच के रहना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है हमारा, एलर्जिक अस्थमा किससे होता है? बताइए एलर्जिक अस्थमा किससे होता है? तो ऑप्शन ए है धूल, पराग, एलर्जी कारक, ऑप्शन नंबर बी हमारा बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी है चोट। तो एलर्जिक अस्थमा किससे होता है बताइए? तो एलर्जिक अस्थमा जो होगा धूल से होगा, इससे धूल से होगा, पराग से होगा, एलर्जी कारक से होगा। ठीक है, राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डस्ट, पॉल्यूशन, स्मोक आदि एलर्जी से क्या होता है? अस्थमा अटैक हो सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एलर्जिक अस्थमा, धूल, पराग या एलर्जिक कारक से क्या होता है? अस्थमा हो सकता है। ठीक है, एलर्जिक अस्थमा बोल सकते हैं इसे एलर्जिक अस्थमा बोलेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 49 क्वेश्चन है हमारा, चेस्ट एक्सरे का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए करते हैं बताइए? ये तो वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो चेस्ट एक्सरे जो है बीपी देखने के लिए, फेफड़ों की जांच के लिए, शुगर देखने के लिए, पल्स देखने के लिए। तो किस लिए करते हैं चेस्ट एक्सरे? जिनको पता है बताइए जल्दी, जिनको पता है बताइए जल्दी। तो देखिए चेस्ट एक्सरे जो है वो लंग्स की कंडीशन देखी जाती है, फेफड़ों की जांच के लिए करते हैं। ठीक है, चेस्ट एक्सरे जो है फेफड़ों की जांच के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? लंग्स के मतलब फेफड़े की कंडीशन देखी जाती है चेस्ट एक्सरे से, टीबी या फिर निमोनिया डिटेक्ट करने में यूजफुल होता है। ठीक है, टीबी तो नहीं है या फिर निमोनिया तो नहीं है, तो वो चेस्ट एक्सरे से पता चलता है। ठीक है, तो फेफड़ों की जांच के लिए चेस्ट एक्सरे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है हमारा, एबीजी मतलब कि आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट क्या होता है? क्या बताता है? बताइए आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट क्या बताता है? क्या बताता है एबीजी? अगर आप हार्ट वाली हॉस्पिटल में कर रहे हैं, सीएबीजी जहां होता है उस हॉस्पिटल में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर एबीजी हर पेशेंट की होती है। हार्ट पेशेंट में हार्ट सर्जरी जिस पेशेंट की होती है उनकी एबीजी बार बार करके देखी जाती है। तो बताइए एबीजी जो है वो क्या बताता है? क्या बताता है एबीजी? तो ऑप्शन ए है बीपी, ऑप्शन बी है O2, CO2 और पीएच का स्तर, ऑप्शन सी बोलता है हमारा शुगर, ऑप्शन डी बोलता है एचबी। तो बताइए क्या दिखाता है? तो एबीजी टेस्ट जो है वो दिखाता है O2, CO2 और पीएच का स्तर। ठीक है, बॉडी में O2 की कितनी मात्रा है, CO2 की कितनी मात्रा है और कितना पीएच है। ठीक है, एबीजी टेस्ट ब्लड में O2, CO2 और पीएच लेवल बताता है। ठीक है, क्रिटिकल पेशेंट में इंपोर्ट होता है। ठीक है, क्रिटिकल पेशेंट की एबीजी की जाती है, क्रिटिकल पेशेंट की एबीजी करते हैं ज्यादातर। आप देखेंगे सीएबीजी पेशेंट मतलब कि जिनकी हार्ट सर्जरी होती है उनका देखा जाता है। ठीक है,
जिनकी हार्ट सर्जरी होती है उनकी ज्यादा एबीजी होती है, ठीक है। एबीजी का ब्लड कहाँ से लेते हैं? एबीजी का ब्लड आपने देखा होगा आर्टरी से लिया जाता है, ठीक है। आर्टरी से लेते हैं, हमारे हाथ में जो आर्टरी है इसे रेडियल आर्टरी से लेते हैं, और जो थाई में होती है उससे भी ब्लड लिया जाता है। फेमोरल आर्टरी होती है थाई में, उससे भी एबीजी के लिए ब्लड लिया जाता है। कैरोटिड आर्टरी से भी लिया जाता है, आर्टरी से ब्लड लेते हैं, इसके लिए आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, वेन से ब्लड नहीं लेते। एबीजी जब भी करते हैं तो वेन से ब्लड नहीं लेते हैं, ठीक है। किससे ब्लड लेते हैं? आर्टरी से लेते हैं, ठीक है। आर्टरी से ब्लड लेते हैं एबीजी के लिए, वेन से नहीं लिया जाता, ठीक है, ये याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 क्वेश्चन है हमारा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? बताइए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है कोशिकाओं में गैस विनिमय, ऑप्शन बी है फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान, ऑप्शन सी है केवल O2 का परिवहन, ऑप्शन डी है CO2 का निर्माण। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी को, फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान राइट आंसर हो जाएगा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में लंग्स मतलब कि एल्वियोली और ब्लड के बीच O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन है हमारा, इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? बताइए इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? अभी एक्सटर्नल पूछा, अब इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है बताइए। इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है, या रक्त और ऊतकों के बीच होता है, या फिर हृदय में, या किडनी में? कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रक्त और ऊतकों के बीच होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो रक्त और ऊतकों के बीच होता है, ठीक है। ब्लड और बॉडी टिश्यूज के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है, इसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 क्वेश्चन है हमारा, किस गैस का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक होता है? बताइए किस गैस का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक होता है? O2 या CO2 या N2 या फिर H2? कौन सी गैस होती है बताइए वायुमंडल में? बताइए किस गैस का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, N2। क्या होगा? N2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में लगभग 78% कितने? लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। वायुमंडल में लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन होती है, जो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, N2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 क्वेश्चन है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऑप्शन ए है 500 mmHg, ऑप्शन बी 760, ऑप्शन बी है 760 mmHg, ऑप्शन नंबर सी हमारा 100 mmHg, ऑप्शन डी है 900 mmHg। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 760 760 mmHg होता है, ठीक है। 760 mmHg इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र तल पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg होता है, ठीक है। 760 mmHg होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन का आंशिक दाब पार्टियल प्रेशर फेफड़ों में किसे प्रभावित करता है? बताइए ऑक्सीजन का आंशिक दाब मतलब कि पार्टियल प्रेशर फेफड़ों में किसे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है बीपी को, ऑप्शन बी है डिफ्यूजन को, ऑप्शन सी है हार्ट रेट को, ऑप्शन डी है टेम्परेचर को। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी डिफ्यूजन। क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिफ्यूजन, ठीक है।
पार्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट ही डिफ्यूजन को ड्राइव करता है और O2 लंग्स से ब्लड में जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन है हमारा। कौन सा फैक्टर डिफ्यूजन रेट को प्रभावित करता है? बताइए इनमें से कौन सा फैक्टर है जो डिफ्यूजन रेट को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है प्रेशर ग्रेडियंट, ऑप्शन बी है सरफेस एरिया, ऑप्शन सी है मेम्ब्रेन थिकनेस, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बताइए क्या हुआ इसका, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन रेट डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट, सरफेस एरिया, मेम्ब्रेन थिकनेस, इन सभी पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 क्वेश्चन है हमारा। फिक्स लॉ किससे संबंधित है? बताइए फिक्स लॉ किससे संबंधित है? किससे संबंधित है फिक्स लॉ? तो ऑप्शन ए है हमारा बीपी, ऑप्शन बी है गैस डिफ्यूजन, ऑप्शन सी पल्स, ऑप्शन डी टेम्परेचर। तो राइट आंसर क्या हुआ? फिक्स लॉ किससे संबंधित है? तो फिक्स लॉ जो है वो गैस डिफ्यूजन से संबंधित है। किससे? गैस डिफ्यूजन से संबंधित है। याद रखिएगा, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। फिक्स लॉ किससे संबंधित है? तो ये गैस डिफ्यूजन से संबंधित है। ठीक है, किससे? गैस डिफ्यूजन से संबंधित है। फिक्स लॉ बताता है कि गैस डिफ्यूजन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 क्वेश्चन है हमारा। एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्वियोलर डिफ्यूजन क्या है? तो क्या है एल्वियोलर डिफ्यूजन? तो ऑप्शन ए है कुल सांस, ऑप्शन बी है डेड स्पेस वेंटिलेशन, ऑप्शन सी है गैस एक्सचेंज के लिए इफेक्टिव वेंटिलेशन, ऑप्शन सी है बीपी। तो बताइए एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या है? क्या है एल्वियोलर वेंटिलेशन? तो एल्वियोलर वेंटिलेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस एक्सचेंज के लिए इफेक्टिव वेंटिलेशन। क्या होगा? गैस एक्सचेंज के लिए इफेक्टिव वेंटिलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इफेक्टिव वेंटिलेशन है जो गैस एक्सचेंज में भाग लेती है। ठीक है, डेड स्पेस को छोड़कर। किसको? डेड स्पेस को छोड़कर ये नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 क्वेश्चन है। बताइए रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या है? तो ऑप्शन ए सामान्य सांस, ऑप्शन बी अधिकतम सांस, ऑप्शन सी है बची हुई हवा जो बाहर नहीं निकलती, ऑप्शन डी है कुल क्षमता। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बची हुई हवा जो बाहर निकलती है। ठीक है, क्या होगा? बची हुई हवा जो बाहर निकलती है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बची हुई हवा जो बाहर निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। रेसिडुअल वॉल्यूम वह हवा है जो पूरी सांस छोड़ने के बाद भी लंग्स में बची रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 60 क्वेश्चन है हमारा। वाइटल कैपेसिटी किनका योग है? बताइए वाइटल कैपेसिटी किनका योग है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी टीबी प्लस IRB प्लस ERB। वाइटल कैपेसिटी टीबी प्लस IRB प्लस ERB मैक्सिमम एयर एक्सचेंज कैपेसिटी है ये। ठीक है, मैक्सिमम एयर एक्सचेंज कैपेसिटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका।